अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एम आई लाउड एंड क्लियर? जी सर। यस सर। अच्छा जी, लास्ट क्लास में मेरे ख्याल से मुझे इतना याद पड़ रहा है, हमने चैप्टर 5 को इंट्रोड्यूस किया था और थोड़ा बहुत ब्रेक इवन के बारे में हमने पढ़ा था और उसके बाद क्विज स्टार्ट हो गया था, ऐसे ही है? बिल्कुल। अच्छा, मैं असल में चाह रहा हूँ हम उसको, क्योंकि क्वेश्चन तो हमने नहीं किए थे न्यूमेरिकल्स वगैरह उसके हवाले से। नहीं किए थे सर। अच्छा, चले मैं थोड़ा सा रिवाइज कर लेता हूँ जो हमने इसके पहले डिस्कस किया था और उसके बाद क्वेश्चंस पे आएंगे तो ज़रा बेहतर तरीके से आपको अंदाज़ा होगा कि जो क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे आपको ज़रा आसानी रहेगी उसमें। ठीक है? राइट सर। ओके जी, सो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। The topic that we have already talked about, that is chapter number 5. Chapter 5, and that was cost, volume, and profit relationship. Cost, volume, and profit relationship. ठीक है? हमने अगर आपको याद है, we talked about that in this chapter we would try to learn different techniques, different advanced techniques in order to establish the relationship of profit with cost and volume. And we already talked about that volume is basically known as quantity. ठीक है? तो हमने इसमें कहा था जी कि पहला जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा दैट वाज ब्रेक इवन एनालिसिस। जैसे कि हम सबको ये पता है कि ब्रेक इवन एनालिसिस क्या है, कोई बच्चा बता सकता है? बेसिकली नो प्रॉफिट नो लॉस बेस पे जो है आप करते हैं। नो प्रॉफिट नो लॉस। जी बिल्कुल। हमने कहा था जी कि क्वांटिटी ब्रेक इवन को आप दो तरह से फाइंड कर सकते हैं, एक है जी क्वांटिटी और दूसरा है सेल्स के थ्रू, जो कि इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स आप फाइंड करोगे कि व्हाट लेवल ऑफ सेल यू नीड इन ऑर्डर टू अचीव नो प्रॉफिट नो लॉस पोजीशन। तो हमने ये कहा था, अगर आपको याद है कि जी अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हैं, इफ यू वांट टू कैलकुलेट क्वांटिटी बेस्ड, अगर आप फॉर्म, सबसे पहले हमारे पास दो मेथड्स हैं जिसके थ्रू हम क्वांटिटी बेस्ड क्या कर सकते हैं, क्वांटिटी बेस पे हम ब्रेक इवन फाइंड कर सकते हैं। तो पहला तरीका, फर्स्ट स्टेप, first step is formula based method, that is QTY is equal to fixed cost divided by unit CM, या this is equal to, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, fixed cost divided by P minus V, where P is the price per unit and V is the variable cost. Then we also talked about that we can convert this formula into equation form. हम इसको इक्वेशन फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, और इक्वेशन फॉर्म में लिखने का तरीका क्या होगा, दिस विल बी इक्वल टू, मैं इसको एग्जैक्ट वो जो फाइनल इक्वेशन है वही लिख देता हूं यहाँ पे, इक्वल टू 0 इक्वल टू दिस विल बी QTY into P minus V मल्टीप्लाई बाय P बाइस V, ये मल्टीप्लीकेशन में है, माइनस फिक्स कॉस्ट। जब आप उसको रीअरेंज कर लोगे ऊपर वाले फॉर्मूले को, so you'll get this point, and this is how it would be the point where we have no profit no loss position, और 0 equal to quantity, यहाँ पे हम इसमें से क्वांटिटी फाइंड करके ये डिटरमिन कर सकते हैं कि हमें
कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस करनी पड़ेगी या सेल करनी पड़ेगी इन ऑर्डर टू अचीव नो प्रॉफिट नो लॉस पोजीशन। आर वी क्लियर सो फॉर? जी सर। ओके जी, अगर ये आपको क्लियर है देन वी आल्सो टॉक्ड अबाउट दैट इज बेस्ड ऑन सेल। जी सेल्स के बेस पे भी आप क्या कर सकते हैं, सेकंड मेथड आप इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स ये फाइंड कर सकते हैं दैट हाउ मच अमाउंट ऑफ सेल यू हैव टू इनकर इन ऑर्डर टू अचीव नो प्रॉफिट नो लॉस पोजीशन। ठीक है, तो सिचुएशन में हमने कहा जी कि सेल्स विल बी इक्वल टू व्हाट, हमने ये कहा था कि जी अगर हम फॉर्मूला के थ्रू करना चाहते हैं तो अगेन हमारे पास दो मेथड्स हैं। फॉर्मूला जहां पे हम कहेंगे जी कि टारगेट फिक्स कॉस्ट प्लस टारगेट प्रॉफिट डिवाइड बाय सीएम रेशो, और ओ आर इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है फिक्स कॉस्ट प्लस टारगेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय वेयर सीएम रेशो मैं नीचे डिफाइन कर देता हूं। सीएम रेशो को हम दो तरह से डिफाइन कर सकते हैं, एक सिंपल सीएम रेशो या इन टोटालिटी हम जिसको कह सकते हैं दैट इज इक्वल टू सीएम रेशो इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन मार्जिन डिवाइडेड बाय सेल्स। सीएम रेशो पर यूनिट फाइंड करना चाहते हैं दैट इज आल्सो पॉसिबल। सीएम रेशो पर यूनिट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन मार्जिन, ये ऐसे आ जाएगा कंट्रीब्यूशन, मैं इसको सिंपल कर देता हूं P माइनस बी डिवाइडेड बाय P। ठीक है, ऐसे भी लिखा जा सकता है। देन वी आल्सो टॉक्ड अबाउट कि इसको इक्वेशन फॉर्म में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। अगर इक्वेशन फॉर्म में आप कन्वर्ट करते हैं, नॉट टीपी नहीं आएगा इसके साथ, सिर्फ फिक्स कॉस्ट, टारगेट प्रॉफिट आगे जाके हम पढ़ेंगे। अच्छा जी, इस सिचुएशन में हमने कहा था जी कि इक्वल टू जीरो जीरो इक्वल टू सेल्स मल्टीप्लाई बाय सीएम रेशो माइनस फिक्स कॉस्ट। ठीक है, तो इस इक्वेशन को या इस फॉर्म को हम क्या कहेंगे बेटा, वी विल कॉल दिस इक्वेशन फॉर्म। दोनों का तरीका सेम है, दोनों से जो आंसर आना चाहिए वो सेम आंसर आना चाहिए। आर वी क्लियर सो फॉर? जी सर। अच्छा, अगर ये आपको क्लियर है, ये तो लास्ट टाइम जो हमने डिस्कस किया था दैट वाज बेसिकली रिलेटेड टू ब्रेक इवन एनालिसिस। अब हम क्या करेंगे, अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, ताकि इस पे हमारी जरा क्लैरिटी बेहतर हो जाए, तो उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैं जरा क्वेश्चन निकालता हूँ, गिव मी जी। यस सर। बेटा ये क्वेश्चन 5-7 पढ़िएगा। Maxim products distribute a single product. A woman basket whose selling price is $8 and whose variable cost is 6 per unit. The company monthly fixed expense is $5,500. Required solve the company break-even point in unit sale using the equation method. Solve the company break-even point in sale dollars using the equation method and the CM ratio. Solve for the company break-even point in unit sale using the equation. बेटा ये आप कौन सा क्वेश्चन पढ़ रही हैं? सर आपने 5.7 बोला था। जी जी 5.7, जी बिल्कुल। ये आपकी आवाज मुझे सही नहीं आ रही तो मैं समझ नहीं पा रहा, दोबारा जरा बोलिएगा। सर वो मुझे हाफ शो हो रहा है। ओके, दोबारा से पढ़ दो सर। जी जी आप भी कहेंगे सर हमने रोजे में तंग कर रहे हैं, एक तो वैसे नहीं, बोलन नहीं, रोजों में। कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। हाँ हाँ बोलिए। Maxim products distribute a single product, a woman basket whose selling price is $8, whose variable cost is 6 per unit, and the company monthly fixed expense is $5,500. Required solve for the company break-even point in unit sale using the equation method.
Solve for the company break-even point in sales dollar using the equation method and the CM ratio. Solve for the company break-even point in unit sales using the formula method. Solve for the company break-even point in sales dollars using formula method and CM ratio. अच्छा जी, यहाँ देखिएगा ये क्वेश्चन में आपको क्या क्या आ रहा है। आपने सारा डेटा आपके पास गिवन है, वो आपसे 3-4 चीजें मांग रहे हैं। पहली बात वो कहते हैं जी आप क्वांटिटी फाइंड करके हमें बताएं यूजिंग इक्वेशन मेथड, लेकिन आप लोगों ने इसको दोनों से करना है, ठीक है। फिर वो आपसे कहते हैं जी कि ऐसे कर लें कि ब्रेक इवन फाइंड कर लें सेल्स इन टर्म्स ऑफ सेल्स या डॉलर्स, और इक्वेशन मेथड फॉलो कर लें, ठीक है। फिर यही दोनों चीजें जो ऊपर लिखी गई हैं, इक्वेशन मेथड की बजाय उन्होंने फॉर्मूला लिख दिया बस, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जो दो मेथड हमने क्वांटिटी के बेस पे पढ़े हैं, फॉर्मूला और इक्वेशन, उसके थ्रू फाइंड करें क्वांटिटी को, और फिर जो सेल्स के लिए हमने दो मेथड्स पढ़े हैं, डॉलर्स अगेन फॉर्मूला और इक्वेशन, तो उसके लिए अलहदा से कैलकुलेशन करके बताइएगा कि इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी कितनी क्वांटिटी चाहिए होगी ताकि ब्रेक इवन फाइंड किया जा सके, और दूसरा कितना डॉलर सेल जो है प्रोड्यूस करना चाहिए हमें ताकि ब्रेक इवन पॉइंट को अचीव किया जा सके। क्लियर होगी मेरी बात? इज इट क्लियर? Yes, sir. तो गो अहेड, शाबाश। रशीद, तैयब जावेद, मोहम्मद सलमान, नौमान एजाज, आप लोगों ने बेटा लिख लिए? हसन अली, हुसैन असदुल्ला, यस सर मैंने कर लिया। आकाश, सर मैंने कर लिया। बॉस। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरा वालेकुम। सर असल में इधर नेटवर्क का बहुत इशू है, मेरी लाइट गई हुई थी तो अभी आई है, तो अभी मैंने ज्वाइन किया वापस। पहला सेशन मैंने लिया था तो उसके बाद फिर मैं डिस्कनेक्ट हो गया था सर। अच्छा ठीक है, कोई इशू नहीं। मैंने अच्छा जी, सना को बताया था सर। ठीक है, ठीक, कोई इशू नहीं। मैंने कहा बस पूछ लूँ, आप काफी पार्टिसिपेटिव हैं क्लास में, इसलिए पूछ लूँ। अच्छा जी, मैं इसको रिस्टार्ट करता हूँ मीटिंग को, और हम फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे जाते हैं, ठीक है। क्वांटिटी हमें जो है वो सेल करनी चाहिए, ठीक है। तो हम क्या सीखेंगे इस पे? we would learn that how many number of units to be sold, or what should be the level of sales in order to achieve break-even position, in order to achieve a specific target profit. A specific target profit को we would learn that how many number of units to be sold, or what should be the level of sale in order to achieve a specific target profit. ठीक है। अच्छा,
इसमें हमारे पास दो तरीके हैं। एक तरीका है अगेन दैट इज बेस्ड ऑन क्वांटिटी, जिसके साथ आप QTY लिख सकते हैं। ठीक हो गया जी। एंड द नेक्स्ट वन इज बेस्ड ऑन सेल्स, इसके साथ अमाउंट आप लिखेंगे। एग्जैक्टली सेम इज ट्रू फॉर हियर, जिसे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि यहाँ पे QTY विल बी इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस TP डिवाइड बाय यूनिट CM या TP स्टैंड फॉर टारगेट प्रॉफिट, ठीक है, और या इक्वल टू ये लिख दी, आप ऐसे लिख सकते हैं कि फिक्स कॉस्ट प्लस टारगेट प्रॉफिट डिवाइड बाय P माइनस V। ठीक हो गया जी। एक तरीका ये है लिखने का, where TP stand for target profit। ठीक है। दूसरा पॉइंट ये है अगेन फॉर्मूला मेथड। सेकंड मेथड दैट इज इक्वेशन मेथड। इसी को अगर मैं रीशफल करके लिख दूं ना, तो मैं ऐसे लिखूंगा कि टारगेट प्रॉफिट इज इक्वल टू QTY मल्टीप्लाई बाय यूनिट CM माइनस फिक्स कॉस्ट। या ऐसे लिख सकता हूँ टारगेट प्रॉफिट इज इक्वल टू QTY मल्टीप्लाई बाय P माइनस V माइनस फिक्स कॉस्ट। ठीक है, तो ये ऐसे लिखा जा सकता है। तो पहला मेथड हो जाएगा दैट इज फॉर्मूला एंड द सेकंड मेथड वुड बी बेस्ड ऑन, तो आपको जितना टारगेट प्रॉफिट चाहिए होता है उस हिसाब से आप ये कैलकुलेशन कर सकते हैं। क्लियर होगी बात? एम आई क्लियर? जी सर। अच्छा, बाकी सब बच्चों को भी क्लियर है बेटा? यहाँ पे सिर्फ हम क्या कह रहे हैं, उस पूरे इक्वेशन में सिर्फ हम TP को ऐड कर रहे हैं बस, टारगेट प्रॉफिट को, बाकी एग्जैक्टली सेम कैलकुलेशन है। सेम इज ट्रू फॉर द सेल्स। Sales is equal to fixed cost plus target profit divided by CM ratio। ठीक है, या आप ऐसे लिख सकते हैं फिक्स कॉस्ट प्लस टारगेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय ऑन CM डिवाइडेड बाय सेल्स। ठीक है, अगेन एक सिंपल कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो है, जैसे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। CM रेशियो इज इक्वल टू CM डिवाइड बाय सेल्स। दूसरा तरीका क्या है, CM रेशियो एज पर यूनिट दैट इज इक्वल टू CM रेशियो पर यूनिट इज इक्वल टू CM पर, बल्कि ऐसा मैं लिख दूं P माइनस V डिवाइड बाय P। ठीक है, एक तरीका ये है। अगर मैं इसी को रीशफल कर दूं तो ऐसे भी लिख सकता हूँ इक्वेशन, ये फॉर्मूला मेथड कहलाएगा, इट विल बी नोन एज फॉर्मूला मेथड। और इसी को मैं रीशफल करके इक्वेशन मेथड भी लिख सकता हूँ। वो कैसे आएगा, सेल्स इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस टारगेट, बल्कि मैं इसको अगर सम अप कर दूं तो ऐसे आएगा, टारगेट प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स इनटू CM रेशियो माइनस फिक्स कॉस्ट। ठीक हो गया जी, इज इट क्लियर? तो आपके पास दो मेथड्स आ गए, एक इक्वेशन बेस्ड मेथड एंड द सेकंड वन इज फॉर्मूला बेस्ड मेथड। क्लियर हो गई मेरी बात? इज इट क्लियर? जी सर। ओके, तो अपने साथ ये काइंडली नोट कर लीजिए। सिंपल एक पहले जो है मैंने जो दो मेथड्स आपको लिखवाए हैं क्वांटिटी के बेस पर, उसके बेस पर 6000 को टारगेट प्रॉफिट लीजिएगा और चेक कीजिएगा कि कितना यूनिट सेल आपको चाहिए, कितने क्वांटिटी चाहिए। और दूसरा पे ये कीजिएगा कि डॉलर सेल में मैंने आपको दो फार्मूले लिखवाए हैं, उन दो फार्मूलों को लेके
8000 टारगेट प्रॉफिट के बेस पे जरा कैलकुलेट कीजिए कि आपको कितनी सेल्स की वैल्यू चाहिए। ठीक है, ठीक है सर। यानी सर क्वांटिटी में 6000 ले लें और सेल में 8000। जी, क्वांटिटी जो दो मेथड है उसके लिए 6000 लें और सेल्स के लिए 8000 ले लें। उसके बाद आपने दो काम करने हैं, इस सेल्स को दो हिस्सों में डिवाइड करना है। मिसाल के तौर पर दो प्रोडक्ट हैं, मैं पी और आर का नाम दे रहा हूं, प्रोडक्ट पी और प्रोडक्ट आर का नाम मैं दे रहा हूं। ठीक है, वो आपसे पहले ये कह रही है कि हमें ये कैलकुलेट करके बताएं और फिर हमें ये बताएं कि क्या ये जो ब्रेक इवन आपने कैलकुलेट किया है, जब आप इसी ब्रेक इवन को सेग्रीगेट करते हैं दो हिस्सों में, तो क्या ये जीरो प्रॉफिट शो कर रहा है या नहीं कर रहा? समझ आ रही बात की? Verify the overall break-even point for the company by constructing a contribution income statement showing the appropriate level of sales for two products. टू प्रोडक्ट का appropriate level of sale क्या होगा, ये जरा समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसके बाद आप सॉल्व कर दीजिएगा। मिसाल के तौर पर आपके पास, मैं मिसाल दे रहा हूं, आपके पास ब्रेक इवन की वैल्यू आ जाती है दैट इज 10 रुपीज। अब ये डिटरमिनेट करना कि कितना सेल्स, मैं इसको कितना सेल जो है वो आर का पी का होना चाहिए और कितना सेल आर का होना चाहिए, तो वो किस बेस पे डिटरमिनेट होगा? वो इस बेस पे डिटरमिनेट होगा कि टोटल जो सेल है दैट इज 1,50,000 कंपनी का टोटल सेल है। इस टोटल सेल में आर का कितना हिस्सा है, सॉरी सबसे पहले है पी, पी का हिस्सा बनता है 1 लाख। मैं इसको जरा मिटा के ना यहाँ और क्लियर लिख देता हूं। देखिए, अगर आप चाहते हो जी कि सेल्स ब्रेक इवन आपके पास वैल्यू आ गई दैट इज 100 रुपीज, 10 रुपीज फॉर एग्जाम्पल। अब आप ये फाइंड करना चाहते हो यार 10 रुपीज में पी का कितना हिस्सा बनता है, मतलब आप पी के लिए सेल्स की वैल्यू क्या लिखोगे, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ सेल्स फॉर पी, प्रोडक्ट पी। तो आप ये डिटरमिनेट करोगे कि पहले टोटल सेल में से इसका कितना हिस्सा बनता है। जैसे कि इसने टोटल कंपनी का सेल 1,50,000 है और उसमें 1 लाख का जो अमाउंट है दैट हैज बीन रिसीव्ड फ्रॉम प्रोडक्ट पी एज अ सेल, तो इसका जो हिस्सा बनेगा वो आप यहां लिख दोगे। दूसरा, आप आर के लिए भी तो सेल डिफाइन करोगे ना, जब आप अलग अलग कंट्रीब्यूशन फॉर्मेट बना रहे हो, तो वो क्या करोगे, उसमें भी ये डिटरमिन करोगे कि यार पिछला जो एक्चुअल सेल हुआ है उस सेल में से इसका कितना हिस्सा बनता है। तो मेरे ख्याल से ये 67% बन रहा है, तो बाकी कितना बच गया, 33%, ये इसका रह गया 33%। अब आप क्या करोगे, आप उस ब्रेक इवन सेल को, मिसाल के तौर पर आप आर के लिए सेल्स की वैल्यू लिखोगे, तो आप क्या करोगे, अब ब्रेक इवन सेल फॉर आर, फॉर पी पहले वो आ जाएगा 10 into 0.67, तो वैल्यू आ जाएगी 6.7 मल्टीप्लीकेशन में है। ठीक है, ये मैं अंडर लिख दिया लेकिन ये मल्टीप्लीकेशन में। दूसरा, जब आप ब्रेक इवन सेल फाइंड करोगे, ये इसमें सबसे टेक्निकल पॉइंट है, ये समझाना इसलिए आप लोगों को जरूरी है। फॉर और तो आप लिखोगे 10 मल्टीप्लाई बाय 0.333, तो ये बन जाएगा 3.33, तो ये 3.33 प्लस 6.7 दैट विल बी इक्वल टू टोटल अमाउंट कितना आ जाएगा, टोटल ब्रेक इवन सेल 10 दैट विल बी इक्वल टू 10। ठीक हो गया, यहां तक बात क्लियर हो गई। तो अब मैं जब यहाँ सेल की वैल्यू लिखूंगा, यहाँ मिसाल के तौर पर सबसे पहला आएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है सेल, मैं लिखूंगा जी यहाँ का जो ब्रेक इवन के मुताबिक इनका सेल बनता है दैट इज 6.7 और इनका जो सेल बनता है वो 3.33 है। मेरी बात की समझ आ रही है आपको? यस सर। जी सर। फिर आप वेरिएबल कॉस्ट में वेरिएबल कॉस्ट का भी इसी तरह पोर्शन फाइंड करोगे उसके अलग अपने वाले में, मतलब जो पुराना, मिसाल के तौर पर पी के पास वेरिएबल कॉस्ट है 25,000, इनके पास जो दैट इज 25,000, तो इसका मतलब ये है 25,000 1 लाख का कितना हिस्सा बन रहा है, 5वां हिस्सा।
that is 25,000, that is 20%, 20%, ऐसे ही 25 या 20% है ना। अच्छा, तो अब आप 6.7 का 20% लेंगे तो वो आपका वेरिएबल कॉस्ट बन जाएगा। इसी तरह यहाँ पे भी आप जो आपके पास मिसाल के तौर पर इन्होंने 5,000 इनके पास वेरिएबल कॉस्ट है तो उसका आप प्रोपोर्शन लेके फिर आप यहाँ कैलकुलेट कर लोगे। तो जब आप ये वैल्यू फाइंड करोगे एक लाइन और ड्रॉ करोगे और वो टोटल कंपनी का लाइन होगा टोटल, जिसमें मिसाल के तौर पर टोटल सेल है 10 रुपीज। इसी तरह आप वेरिएबल कॉस्ट को ऐड करके यहाँ लिख दोगे। अच्छा, फिक्स कॉस्ट यहाँ, हाँ अब हो गया, हो रहा है सर, समझ आ रही है। इसमें जो टेक्निकल पॉइंट है वो ये है। अच्छा, फिक्स कॉस्ट में एक चीज याद रखिएगा, फिक्स कॉस्ट इसका भी नहीं आएगा कोई फिक्स कॉस्ट, इसका भी फिक्स कॉस्ट नहीं आएगा, वो डायरेक्ट टोटल में चला जाएगा और वो है 90,000। तो जब आप उससे ये माइनस कर लोगे तो आपके पास आंसर टेक्निकली 0 आना चाहिए। अगर 0 आ जाता है तो इसका मतलब है आपकी कैलकुलेशन ठीक है। मेरी बात की समझ आ गई आपको? ये टोटल 90,000 फिक्स कॉस्ट है, टोटल कंपनी पे आएगा, वो हर एक अलग गिवन होगा। हाँ, वो गिवन है ऑलरेडी। समझ आ गई बात की? इस स्क्रीनशॉट ले लें, ये एक पिक्चर ले लें अपने साथ, ताकि मैं बल्कि पिक्चर लेके ना आप लोगों के साथ शेयर करता हूं, तो जब आप सॉल्व करोगे तो आपको यहां कोई फिर परेशानी ना हो। समझ आ गई मेरी बात की? बेटा बात की समझ आ गई आपको? जी सर। ओके, तो अब आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए शाबाश।